प्रीवियस क्लास में वेक्टर के हम लोगों ने रिजल्टेंट के बारे में बात की थी और पैरेललोग्राम मेथड से हम लोगों ने रिजल्टेंट निकालना सीखा भी था। और हम लोगों ने देखा था कि रिजल्टेंट जो था, अगर जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट अगर आर वेक्टर है, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि आर वेक्टर इज द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा था और रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ अल्फ़ा था, तो हम लोगों ने ये रिलेशन डिराइव भी किया था। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस फॉर्मूला से हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे और एंगल निकालने के लिए tan अल्फ़ा इक्वल्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था। आज हम लोग r के बारे में कुछ देखेंगे, कुछ स्पेशल केसेस, यानी अबाउट द रिजल्टेंट। पहली बात यह है कि r वेक्टर always lies in the smaller angle region between the two vectors. यानी आर वेक्टर कहाँ होगा रफली, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ। कहने का सेंस ये है कि जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस इंटरसेक्शन के कारण इनके बीच दो रीजन बन रहा है। एक रीजन ये पूरा का पूरा रीजन, और दूसरा रीजन है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो रीज़न है ये स्मॉलर एंगल का रीज़न है और ये लार्जर एंगल का रीज़न है। तो रिजल्टेंट के बारे में ये कहा गया कि वो हमेशा स्मॉलर एंगल रीज़न में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? यू विल गेट इट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, लेकिन ये इसी रीज़न में कहीं लाई कर सकता है आर वेक्टर। ये हमारे पहले स्टेटमेंट का मतलब यही है। दूसरा, R vector is always closer to the vector of greater magnitude. It bisects the angle between the vectors if they are of same magnitude. अब देखिए इसका मतलब क्या है, यानी और थोड़ा सा आपको प्रिसाइज वे में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये वेक्टर कहाँ होगा। जैसे देखिए इसी फिगर को हम लोग फिर से बनाते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये आर वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, ये आर वेक्टर का ए के साथ एंगल अल्फ़ा। तो अगर हम कहें कि अल्फ़ा की वैल्यू थीटा बाई 2 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर है ये ठीक इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है।
क्योंकि ये θ/2 तो ये भी θ/2 होगा। यानी वेक्टर, दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट जो है दोनों वेक्टर के ठीक बीचों बीच लाई कर रहा है। और ऐसा कब होगा? देखिए, इट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इफ दे आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। यानी अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट ठीक बीच में होगा। अब देखिए, अगर अल्फा की वैल्यू θ/2 से कम हो जाए, अभी मान लीजिए ये θ/2 है, अगर ये अल्फा θ/2 से कम होगा तो उसके लिए r को किधर जाना पड़ेगा? a के करीब जाना पड़ेगा, तभी ये एंगल घटेगी। और a के करीब वो कब जाएगा? r वेक्टर इज ऑलवेज क्लोजर टू द वेक्टर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। यानी r अगर a के क्लोज जा रहा है तो इसका मतलब a की वैल्यू बड़ी है। तो r की अल्फा की वैल्यू θ/2 से छोटी होगी अगर a वेक्टर बड़ा होगा b वेक्टर से, यानी उसका मैग्नीट्यूड। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो गया तो अल्फा θ/2 से छोटा हो गया, यानी रिजल्टेंट a के करीब हो गया। ठीक इसी तरह से अल्फा की वैल्यू θ/2 से बड़ी होगी तो क्या होगा? ये b के करीब चला जाएगा, क्योंकि इस अल्फा को θ/2 से बड़ा करना है, तो इस एंगल को बड़ा करने के लिए r को इधर मूव करना पड़ेगा। तो ये तब होगा जब b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मेट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कहिए या इस तरह से कह लीजिए, दोनों बात बराबर है। यानी अल्फा की वैल्यू θ/2 के बराबर अगर a और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अल्फा की वैल्यू θ/2 से कम अगर a बड़ा है, अल्फा की वैल्यू θ/2 से बड़ी ज़्यादा अगर b का मैग्नीट्यूड बड़ा है a के मैग्नीट्यूड से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। थीटा इक्वल 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? या तो वेक्टर्स कोलिनियर है या पैरेलल है। यानी सिचुएशन ऐसा होगा, जैसे सपोज करिए ये वेक्टर है, इसी लाइन पर बी वेक्टर हो सकता है, या फिर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर इसके पैरेलल हो सकता है। ये दोनों सिचुएशन जो है थीटा इक्वल 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग देखें कि आर क्या होगा। तो आर की वैल्यू, आर का जो फॉर्मूला है उसमें हम थीटा इक्वल 0 पुट करेंगे बस। a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0। तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0 इज़ 1। ये क्या हो गया? अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो r इक्वल्स a प्लस बी। और इसी तरह से अगर हम अल्फ़ा निकालेंगे, tan अल्फ़ा b sin 0 बाई a प्लस बी cos 0। साइन 0 0 होता है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और इससे आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 0। तो क्या कंक्लूज़न मिला हमें कि अगर दो वेक्टर या तो कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होगा सिंपली दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, यानी स्केलर एडिशन की तरह। और जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा होगा वो ए वेक्टर के साथ 0 एंगल बनाएगा, यानी ए वेक्टर पर होगा, ए वेक्टर पर होगा यानी बी वेक्टर पर होगा। यानी ए, बी और सी तीनों एक ही लाइन पर होंगे या पैरेलल होंगे। आर वेक्टर का डायरेक्शन या तो पैरेलल या कोलिनियर। तो ये जब थीटा की वैल्यू 0 हो, यानी दो वेक्टर कोलिनियर हो, पैरेलल हो,
तो आप इस तरह से उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बल्कि थोड़ा सा क्विक काम करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग लिख दें r = a+b और r वेक्टर को a और b के लाइन में या उसके पैरेलल कर दें। नंबर 4, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दिस इज द सिचुएशन। ये ए वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर ये बी वेक्टर, थीटा इज 90। तो बस उस फार्मूला में हमें थीटा की जगह 90 रखनी है। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये टर्म यहाँ से हट जाएगा। तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट √a² + b²। और अगर हम एंगल निकालें तो b sin 90 डिवाइडेड बाई a + b cos 90, sin 90 1, दैट इज b cos 90 0, तो ये टर्म 0, नीचे a रह जाएगा। यानी रिजल्टेंट हम सिंपली √a² + b² करके निकाल सकते हैं। और एंगल b/a, दिस by this, magnitude of this vector divided by this vector, it will give the value of tan alpha. This is the resultant r vector and this is the angle alpha. नेक्स्ट केस, अगर थीटा की वैल्यू 180 हो तो ये या तो एंटी पैरेलल वेक्टर होगा या ऑपोजिट वेक्टर होगा। जैसे ये मान लीजिए हमारा केस है, ये ए वेक्टर है और इसके ठीक ऑपोजिट बी वेक्टर है, और इनके बीच का ये एंगल जो है ये थीटा 180। तो इस केस में अगर हम रिजल्टेंट देखें तो थीटा की वैल्यू 180 रखनी होगी, a² + b² + 2ab cos 180, a² + b² cos 180 is -1, तो -2ab, दिस इज a - b होल स्क्वायर और √b - a होल स्क्वायर। इस a + a² + b² -2ab को आप a - b होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, b - a होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी रिजल्टेंट की वैल्यू a - b भी हो सकती है या b - a भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि दोनों में से हम किसे लें रिजल्टेंट के रूप में। तो रिजल्टेंट का यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। और ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि वो एक वैल्यू है, वो निगेटिव नहीं आएगी कभी। तो यहाँ पर ये दो वैल्यू इसलिए आ गए हैं r की कि अगर मान लीजिए कि आपको हमेशा r को पॉजिटिव रखना है, तो अगर a बड़ा है और b अगर छोटा है तो हम इसको सेलेक्ट कर लें a - b, इट विल गिव द पॉजिटिव रिजल्ट। और अगर a छोटा है और b बड़ा है तो हम लोग r के रूप में इसको सेलेक्ट कर लेंगे b - a। यानी इसको एक सेंटेंस में अगर हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर ऑपोजिट हैं तो उनका रिजल्टेंट का वैल्यू हमेशा बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हम एक बात आप लोगों को कह देना चाहते हैं कि हम अगर ये शब्द यूज़ करते हैं बड़ा वेक्टर छोटा वेक्टर, तो इसका मतलब हम पहले ही आपको बता चुके हैं वेक्टर्स बड़े या छोटे नहीं होते हैं।
तो बड़ा वेक्टर और छोटा वेक्टर कहने का सेंस हमेशा होगा कि जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसको हम बड़ा वेक्टर यहाँ पर कह रहे हैं, और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसको छोटा वेक्टर कह रहे हैं। वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स 180 के केस में रिजल्टेंट बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब tan अल्फ़ा निकालें। tan अल्फ़ा इट इज़ b sin 180 डिवाइडेड बाई a प्लस b cos 180। चूँकि साइन 180 ज़ीरो होता है तो ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ से फिर आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी 0 डिग्री और 180 डिग्री। फिर बात वही है कि यहाँ पर हम लोगों ने दो वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि रिजल्टेंट के लिए भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, तो एंगल भी हमारे पास दो होना चाहिए। और मैथमेटिक्स में जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है वो जानते हैं कि tan अल्फ़ा की वैल्यू 0 पर भी 0 होती है और 180 पर भी 0 होती है, इसलिए ये दो वैल्यू को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर इस केस में देखिए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं आप कि जो ए वेक्टर का एरो का लेंथ है वो बड़ा है, बी वेक्टर के एरो का लेंथ छोटा है, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो बड़ा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो इस रूल से हमारा इस सिचुएशन में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें और अल्फ़ा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। यानी अगर आप a माइनस बी कर रहे हैं तो अल्फ़ा 0 लेंगे, तो अल्फ़ा 0 मतलब क्या हुआ, a के साथ रिजल्टेंट a के साथ 0 एंगल बनाएगा, यानी रिजल्टेंट कहाँ होगा, a पर ही होगा। यू कैन राइट दिस एज दिस इज योर r वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड इज a माइनस बी एंड इट लाइज अलोंग ए वेक्टर। अब इसके बाद दूसरा केस देखिए, सपोज ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अगेन द एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा वेक्टर बड़ा है, बी बड़ा है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर थीटा इज ऑब्वियसली 180। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, b माइनस ए, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, और जब रिजल्टेंट b माइनस ए लेंगे तो एंगल क्या लेना होगा, 180। तो अल्फा इक्वल्स 180। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 180 विथ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर के साथ 180 का एंगल बनाएगा रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट को b के अलोंग होना पड़ेगा। रिजल्टेंट हमारा b के अलोंग होगा तभी वो a के साथ 180 का एंगल बना पाएगा। अब देखिए इस पूरे चीज़ को हम लोग कैसे समराइज कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो या दो वेक्टर ऑपोजिट हो तो रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग बड़े वाले में से छोटे वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। आप देखिए यहाँ ए वेक्टर बड़ा था, रिजल्टेंट ए वेक्टर के डायरेक्शन में, यहाँ देखिए बी वेक्टर बड़ा है, रिजल्टेंट बी वेक्टर के डायरेक्शन। तो ये 180 डिग्री का केस हमारा हो गया। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हम लोग इस केस के बारे में एक चीज़ तो ज़रूर जानते हैं कि रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के ठीक बीच से पास करेगा, तो वो एक तरह से यहाँ पर प्रूफ भी हो जाएगा मैथमेटिकली। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए जैसे ये हमारा वेक्टर हो गया ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज द एंगल। तो आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी की जगह भी ए सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 2a, बी की जगह फिर a cos थीटा। तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर
कॉस थीटा, 2a² कॉमन आ गया तो यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, 2a², 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर, ट्रिगोनोमेट्री में ये फॉर्मूला है थीटा बाई 2, इसको रख दें यहाँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए 2 2 तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एक 2 रह जाएगा, a² a रह जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस रह जाएगा। तो दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो उनका रिजल्टेंट आप सीधे इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 2a cos थीटा बाई 2। अब एंगल फाइंड करें, tan अल्फा, इट इज a sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस a cos थीटा। क्या किया हम लोगों ने, b की जगह भी a रख दिया हमने, तो a ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए फिर एक फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एक्चुअल में ये फॉर्मूला ये है, साइन 2 थीटा इक्वल्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए जब 2 थीटा की जगह थीटा हो गया यानी हाफ इसका, तो इन सब जगह पर भी हाफ हो जाएगा, तो 2 थीटा की जगह थीटा, तो थीटा की जगह थीटा बाई 2, थीटा की जगह थीटा बाई 2। अब इसको रखें हम लोग वैल्यू को, तो साइन थीटा की जगह रख दें 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 हो गया, यानी tan अल्फ़ा इक्वल्स tan थीटा बाई 2, इसका मतलब अल्फ़ा थीटा बाई 2। देखिए यही हम लोगों ने वहाँ लिखा भी था कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन अल्फ़ा इक्वल्स थीटा बाई 2, यानी रिजल्टेंट इसके ठीक बीचों बीच पास करेगा। दिस इज द रिजल्टेंट अल्फ़ा विच इज इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक है, सारी बातें थी रिजल्टेंट के बारे में, और हम लोगों ने वेक्टर को जोड़ने का एक तरीका सीखा, पैरेललोग्राम लॉ। अब हम लोग दूसरे मेथड पर आते हैं, यानी वेक्टर्स को जोड़ने के लिए दूसरा जो मेथड है ये है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम इसका स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं, इफ two vectors be represented by the two sides of a triangle in the same sense, their resultant will be represented by the third side of the triangle in opposite sense।
देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट के अनुसार अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल में 3 साइड होता है, उसका 2 साइड, जिन 2 वेक्टर का आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं वो 2 वेक्टर इस ट्रायंगल के 2 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम सेंस में। इस चीज़ को समझिए, सेम सेंस का मतलब होता है एक वेक्टर का हेड अगले वेक्टर के अगर टेल से मिला हुआ हो तो हम लोग कहते हैं कि बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम सेंस। ठीक है, जैसे हम लोग किसी क्यू में लाइन में खड़े होते हैं तो अगर हमारा फ्रंट सामने वाले के साथ सामने वाले के बैक के सामने है, यानी मेरे सामने मेरे आगे जो भी खड़ा है उसका बैक है, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक सेंस में खड़े हैं। हमारा फ्रंट और सामने वाले का भी फ्रंट अगर आमने सामने है तो हम लोग कहते हैं हम लोग ऑपोजिट सेंस में खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका बैक और इसका फ्रंट, यानी ये दोनों सेम सेंस में हो गए। अगर दोनों का फ्रंट एक साथ मिल जाए तो वो ऑपोजिट सेंस होता है। तो इसमें यही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर 2 वेक्टर किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ही सेंस में और आपसे कहा जाए कि इसके रिजल्टेंट को आप दिखाइए कि रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो आप क्या करिए, इस ट्रायंगल का तीसरा साइड ड्रॉ कर दीजिए ये, और जो वेक्टर का एरो दीजिए उसको ऑपोजिट सेंस में दीजिए। ये आर वेक्टर, ये देखिए इसका हेड इसके हेड से मिल गया, यानी ये इसके ऑपोजिट हो गया। ठीक है, अगर हम एरो को इस तरह से दे देते तो इसका हेड इसके टेल से मिलता तो सेम सेंस हो जाता। तो ये कह रहा है कि अगर 2 वेक्टर किसी 2 साइड ट्रायंगल के 2 साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हो सेम सेंस में, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो रिप्रेजेंट होगा थर्ड साइड से, अगर वो थर्ड साइड ऑपोजिट सेंस में है तो। ठीक है, यानी यहाँ आप कह सकते हैं इन द फिगर आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी इस लॉ से आप दिखा सकते हैं सामने वाले को कि दिस इज द रिजल्टेंट। अब सामने वाला अगर आपसे कहेगा कि भाई व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, देन यू हैव टू गो टू पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ उसको फिगरेटिव वे में बता सकते हैं कि दिस विल बी द रिजल्टेंट। या फिर अगर हम ज्योमेट्री अगर हमारा सपोर्ट कर रहा है और अगर हम इसका लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं या एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पर एक केस जनरेट होता है कि अगर तीनों वेक्टर एक ही सेंस में हो जाएं, ऐसा भी केस हो सकता है, यानी 3 वेक्टर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हों और तीनों एक ही सेंस में हो। देखिए यहाँ कोई भी वेक्टर ऑपोजिट सेंस में नहीं है, इसका फ्रंट यानी इसका जो हेड है इसके टेल से मिल रहा है, फिर इसका हेड इसके टेल से मिल रहा है, सो ऑल आर इन सेम सेंस। तो इस केस में क्या होगा, तो इसको भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इफ 3 वेक्टर्स बी रिप्रेजेंटेड by the 3 sides of a triangle, in the same sense their resultant will be इक्वल टू 0। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न है, यानी इस फिगर में यू कैन राइट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल 0। यानी ट्रायंगल लॉ क्या हुआ, 3 वेक्टर से रिलेटेड होगा, वो तीनों वेक्टर एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अगर एक सेंस में वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो उन तीनों का सम 0 होगा, और अगर 2 वेक्टर एक सेंस में है एक ऑपोजिट है तो जो ऑपोजिट है वो सेम सेंस वाले वेक्टर के सम के बराबर होगा। बस इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखें, तीनों सेम सेंस में रिजल्टेंट 0, और अगर एक ऑपोजिट सेंस में है तो जो 2 सेम सेंस में है उनका सम करके उसको
ऑपोजिट वाले से बराबर कर दिया, यानी कि ये ऑपोजिट सेंस वाला रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर का। ठीक है, दिस इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये देखिए थर्ड लॉ है, इसका स्टेटमेंट हमने लिख दिया है, थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। आप इस स्टेटमेंट को पहले देखिए। इफ सेवरल वेक्टर्स बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगॉन इन द सेम सेंस, देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन इन अपोजिट सेंस। देखिए, जैसे आपके पास ज़्यादा वेक्टर हैं, 3 से ज़्यादा, तो और आप उन सारे वेक्टर से एक पॉलीगॉन बना सकते हैं, और वो पॉलीगॉन ओपन है, यानी उसका एक साइड अभी एब्सेंट है, नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने बनाया, दिस इज़ ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है यहाँ बी वेक्टर, एक तीसरा वेक्टर है यहाँ सी वेक्टर, एक चौथा वेक्टर है यहाँ डी वेक्टर, एक पांचवा वेक्टर है यहाँ ई वेक्टर, सपोज। अब देखिए कि ये सारे वेक्टर एक पॉलीगॉन बना रहे हैं, ओपन पॉलीगॉन, और सारे वेक्टर एक सेंस में है। इसका हेड इसके टेल से, इसका हेड इसके टेल से, इसका हेड इसके टेल से, इसका हेड इसके टेल से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज 5 वेक्टर्स, इसके रिजल्टेंट को बताइए वो कौन होगा, तो आप इस पॉलीगॉन को क्लोज कर दीजिए, यानी इसके क्लोजिंग साइड को ड्रॉ करिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाइए, और वेक्टर का सेंस ऑपोजिट कर दीजिए। ये देखिए ये सब अभी सेम सेंस में थे, इसके हेड को इसके हेड से हमने मिला दिया, ऑपोजिट सेंस हो गया। देन दिस आर वेक्टर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज 5 वेक्टर्स, यानी इन 5 वेक्टर को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको ये आर वेक्टर मिलेगा। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं इन द फिगर आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। अब यहाँ भी ये सिचुएशन आएगा कि सपोज हमारे पास एक क्लोज्ड पॉलीगॉन है और उसमें कोई भी वेक्टर ऑपोजिट सेंस में नहीं है, सारे वेक्टर सेम सेंस में है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ये हमारा एक क्लोज्ड पॉलीगॉन है और सारे वेक्टर सेम सेंस में है, कोई भी इसमें ऑपोजिट नहीं है। तो ठीक ट्रायंगल लॉ की तरह इन सब का रिजल्टेंट, इन सब का सम 0 के बराबर होगा। इन द फिगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल 0। तो आप देख सकते हैं कि एक्सटेंडेड फॉर्म ही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो ये 3 रूल हो गए वेक्टर को जोड़ने के। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में वेक्टर के एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि इसका हम लोग एप्लीकेशन सीख पाएँ। ठीक है।